नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सब एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है एक नई पहल स्टार्ट की है। कल मैंने अपने एक शॉर्ट में मेंशन किया था कि हिस्ट्री की जो है ना आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूँ बेटा, और आप सब बच्चे जो है इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और अपना प्यार दें इसको, ठीक है। और ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी, ताकि आप सब बच्चे जो है हिस्ट्री का एक जो डर है वो आपके अंदर से निकल जाए। और टॉपिक वाइज हमें और चैप्टर वाइज इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इससे पहले भी मैं कई सारी जो क्लासेस है वो हिस्ट्री की ले चुका हूँ अपने ही चैनल पर, और मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है डाल रखी है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने कई सारे जो है लॉर्ड, जो हमारे वायसराय थे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है और भी कई सारे जो फैक्ट्स मैंने बता रखे हैं उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो आप वो जाके जो हमें हमारे चैनल में जो है जाकर के चैनल की जो प्लेलिस्ट बन रही है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और जो आज का टॉपिक हमारा, भारत में यूरोपियों का आगमन जो है किस तरीके से हुआ, क्या क्या जो है मेथड रहे, चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, ठीक है। तो करते हैं, लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी यात्रा है, जो हमारी ज़िंदगी है ये क्या है, एक यात्रा है और सफल होना एक लक्ष्य है। सफल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ना है, संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है भाई। ज़िंदगी तो एक यात्रा है, लेकिन अगर हमें सफल लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। चाहे हम किसी भी फील्ड में जाए, चाहे हम किसी एजुकेशन फील्ड में जाएँ, चाहे हम अपना कोई बिजनेस में जाएँ, किसी भी फील्ड में जाएँ, ज़िंदगी एक यात्रा है। और हमें अगर सफल लक्ष्य को प्राप्त करना है बेटा, तो हमें अपने संघर्ष से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ज़िंदगी में संघर्ष है बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं, चल चैप्टर की तरफ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और जल्दी जल्दी चैप्टर को रिवाइज करके ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो मैं नोट करता चलूँगा, ठीक है। और ये पीडीएफ जो हमारे जो क्या बोलते हो टेलीग्राम पे जो चैनल है, ठीक है, ओम शांति ट्यून सेंटर के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब के। तो आप वहाँ से जो है हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन है। जब भारत में क्या है, यूरोपियों का जो आगमन है, ये आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा बेटा। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले भारत के अंदर कौन आए थे, तो यूरोप के जो सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे, तो आप एक वर्ड होता है PDF, इसको याद रख लेंगे, पुर्तगाली, डच और फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए थे। आगे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। अब एक बात और यहाँ पे सामने आ गई कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, किसने की थी, पुर्तगालियों ने। और वही पुर्तगालियों का आगमन का जो टॉपिक है आज का हमारा रहेगा, ये हम पढ़ते बारी बारी से। पहली बात क्या कहता है, 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व, मतलब वास्को डी गामा जब आया ना, इससे पहले की भी बात है। यात्री आते रहे हैं, यहाँ पर रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कलिकट पहुंचा, तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। अब मेरे बात सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, जो वास्को, सबसे पहला जो भारतीय जो समुद्री यात्रा से आया था, तो वास्को डी गामा कब आया, उसकी डेट देख लो, 17 मई 1498 को आया जी, ठीक है। कहाँ पर आया, सर उस जगह का नाम लेते हैं केप ऑफ गुड होप से होकर के आया था। केप ऑफ गुड होप से होकर के आया था, ठीक है। कौन सी सदी की बात हो रही है, तो 15वीं शताब्दी की बात हो रही है। कौन सी सदी की बात हो रही है, तो 15वीं शताब्दी की बात हो रही है। डेट आप याद रखेंगे, वास्को डी गामा जब भारत कब आया था, तो आप बताएंगे 17 मई 1498 में जो है ये कहाँ पर आया था, सर इंडिया में आया था। कहाँ से होकर के आया था, केप ऑफ गुड होप से होकर के आया था, ठीक है। और इसके आने के बाद जो है ना, यहाँ पर जो है ना भारतीय इतिहास की जो दिशा है ना, वही बदल गई थी सारी की सारी। कैसे बदली, वो देखो। पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था, मतलब यहाँ पर रहने का जो उनका मन था, क्या इच्छा थी उनकी, क्या पर्पस था यहाँ पर रहने का, ठीक है। अगला टॉपिक ये था हमारा, देखते हैं इसके बारे में। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंत्र था कि वह व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था कि ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत, यहाँ पे ईसाइयत लिखा हुआ है, में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाली पूर्वी व्यापारी पर
एकाधिकार कायम करना था। मतलब जो पुर्तगाली यहाँ पर आए थे ना बेटा इंडिया के अंदर, तो उनके दो मोटिव थे। एक तो क्या था कि यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यवसाय को बढ़ाएंगे। दूसरा सबसे जो बड़ा एजेंडा था उनका लाइफ में क्या था, दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा ये था, क्योंकि जो पुर्तगाली थे ना वो ईसाई धर्म को अपनाने वाले थे। और यहाँ पर आने के बाद उनका मेन एजेंडा ये था कि हम अपने ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार करें बड़े लेवल पे, ताकि जो हिंदू धर्म है उसको क्या कर सके, खत्म कर सके, या मुस्लिम जो धर्म है उसको क्या कर सके, खत्म कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अरब में रहने वाले जो मुसलमान लोग थे, ठीक है, अरब में, सऊदी अरब वगैरह में, इस्लाम में, और जो आपके उधर के कंट्रीज में जब आप जाएंगे तो अरब में जितने भी देश है वो सारे मोमडन्स थे। तो इनको खत्म करने के बाद जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भारत के अंदर, ये सबसे बड़ा मोटिव था उनका। पहला तो मोटिव क्या था, व्यवसाय करना, और दूसरा एक मोटिव क्या था कि हम अपने ईसाई धर्म को क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है भाई। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार एवं अरब प्रतियों का अधिकार था। अब 15वीं शताब्दी के टाइम पर अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर जो है उसके ऊपर किसका, व्यापारियों और अरब व्यापारियों का, ठीक है, क्या क्या था वहाँ पर, अधिकारी था। अरब व्यापारी मतलब जो मुसलमान वगैरह थे उनका क्या था वहाँ पर, अपना ही एक अधिकार था। यहाँ तक आपको आई हो बात जो है समझ में आ गई होगी। वास्को डी गामा भारत का बाहर 17 मई 1498 में आया। कहाँ से होकर के आया था वो, केप ऑफ गुड होप से होकर आया था ना, ये बताया ना मैंने, केप ऑफ गुड होप से होकर के आया था। और यहाँ से आने के बाद उसका इतिहास ही बदल गया। पुर्तगालियों का भारत में आने के दो कारण थे, सर एक तो व्यवसाय को बढ़ावा देना, और दूसरा जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये पुर्तगालियों का क्या था, मेन मोटिव था। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है सर। आगे चले। अब जब पुर्तगाली भारत आए थे तो पुर्तगाली आने के बाद भारत की स्थिति कैसी थी, क्या था, रहना सहना, खाना पीना, या किस तरह जो है भारत बटा हुआ था, अब वो देखते हैं बारी बारी से। देखो, भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा, यहाँ पर है ना, उस टाइम पे क्या था, गुजरात के ऊपर महमूद बेगड़ा का शासन था। समस्त उत्तर भारत कई छोटे छोटे शक्तियों के बीच विभाजित था। अब देखो, जैसे हमारा इंडिया है, पूरा का पूरा इंडिया छोटे छोटे राज्यों के अंदर क्या हुआ था, बटा हुआ था। ठीक है, मतलब एकाग्रता नहीं थी, मतलब एक यूनिटी नहीं थी उसके अंदर। इसीलिए जो भारत जो है क्या गुलामों का देश रहा है। ठीक है, और शायद जो है इन छोटी छोटी शक्तियों के कारण ही जो भारत जो है एक नहीं हो पाया। ठीक है भाई, भारत कई छोटे छोटे शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में की अगर बात करें तो वहाँ पर बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे साम्राज्यों में बिखरा गया, और कोई भी शक्ति ऐसे नहीं थी जिसके पास क्या हो, नो सैनिक शक्ति हो, मतलब कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिसके पास बढ़िया हथियार वगैरह हो या सेना हो लड़ाई करने के लिए। किसी दूसरे देश का अगर हमारे देश के ऊपर प्रभावित हासिल होता है तो उसको वो किस तरीके से हैंडल करते, किस तरीके से, तो ऐसे सेना वगैरह कोई भी मैटर नहीं था। ठीक है, और ना उन्होंने कभी इनके बारे में सोचा कि हम कभी क्या करेंगे कि नौसेना का निर्माण करेंगे और जो है उनको हम अपना किस किस तरीके से रोजगार वगैरह देंगे, किस तरीके से नहीं देंगे, नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। अभी यहाँ पर आएगी बात। और न ही उन्होंने अपने नौसैनिक शक्तियों को विकसित करने के बारे में कभी सोचा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको जो है बात समझ में आ गई। तो अगर पुर्तगाली जब भारत आए थे तो आने से पहले अगर भारत की स्थिति के बारे में पूछते तो आप बताएंगे कि भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, और इसी वजह से जो है भारत के अंदर जो यूनिटी नाम की कोई चीज़ पैदा नहीं हुई, और ना ही अपने उन्होंने सैन्य बल के ऊपर भी कोई काम किया, और ना कभी सोचा वो करने के बारे में। ठीक है, अब भारत आगमन के अभिप्रेरण क्या क्या थे, क्या अभिप्रेरण थे, देखते हैं अभी। ये सुनो ध्यान से, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे निकल के सामने। देखो भाई, 15वीं हाँ, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली एक था वेनिस था। और वेनिस क्या है, इटली का एक राज्य है। वेनिस क्या था, एक इटली का राज्य था। ठीक है, की समृद्धि में से ऐसा करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे, जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली थी। तो यूरोप व भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क का मार्ग बंद कर दिए गए। राजकुमार हेनरी, जो कि पुर्तगाल का नाविक
ठीक है। राजकुमार कौन था? हेनरी है, ठीक है, पुर्तगाल का। नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग को खोज को समर्पित कर दिया, ठीक है भाई। मतलब वहाँ पे जो पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी, उसने क्या बोल रखा था कि भाई आप जाओ और वहाँ पर जो है यहाँ पर एशिया के अंदर जो भी देश हैं उनको आप खोजो कि वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह से व्यापार हो रहा है, किस तरह से व्यापार नहीं हो रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा जिंदगी जो है इसी को समर्पित कर दिया। और 1487 ईस्वी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। 1487 में ईस्वी में जो है क्या है ये बार्टोलोमिया, क्या ये बार्टोलोमिया दियाज नामक एक पुर्तगाल अफ्रीका के दक्षिण एशिया तक पहुंच गया। सबसे पहले जो कोई पुर्तगाली था जो कि कहाँ पर पहुंचा? अफ्रीका के दक्षिण एशिया तक पहुंच गया था, ठीक है भाई। और इसका नाम क्या था? बार्टोलोमियो दियाज, ठीक है भाई। अगर दक्षिण अफ्रीका के में जो पहुंचने वाला पुर्तगाली कौन था? अफ्रीका के दक्षिण एशिया में कौन पहुंचने वाला था? तो आपको कहते हैं बार्टोलोमियो दियाज नाम का एक पुर्तगाली था, वो पहुंचा था वहां पर। और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया, ठीक है भाई। यद्यपि यह 1488 में लिस्बन लूट आया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498, मतलब इसके 10 साल के बाद, 1488 में तो वो आया, ठीक है, और उसके बाद 10 साल के बाद 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? भारत में पहुंचा। लिस्बन में विजय वापस कर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारोज कैब्रिल, जिसको ब्राजील का खोजी बोला जाता है, क्या बोला? विजय जब ये वापस गए वहां पर विजय प्राप्त करके कि भाई मैंने भारत की खोज कर ली, और इसने क्या किसकी खोज कर ली है? दक्षिण के अफ्रीका के दक्षिण एशिया की जो इसने खोज कर ली है। तो तब हुआ क्या? वहां के सम्राट ने पेड्रो अल्वारोज कैब्रिल, ठीक है, पेड्रो अल्वारोज कैब्रिल के नेतृत्व में बार्थो कोम्प्रो के साथ 13 जहाज, कितने जहाज? 13 जहाज और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन केब्राल को कलिकट के जमोरिन को प्राप्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। अब जैसे ये भारत में आया, जमोरिन उस टाइम पे क्या था? वहाँ का क्या था? राजा था, ठीक है भाई, कलिकट में। क्योंकि ये जब आए थे ना 13 जहाजों के साथ और 1200 आदमी इनके साथ आए थे, तो इन्होंने क्या किया? अरबों के साथ पहले तो यूज करना पड़ा, और केब्रल ने कोचिंग और कैनूर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कलिकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ वापस कहाँ पर पहुंच गया? लिस्बन में लौट गया। अब व्यापार किया इन्होंने वहां पर बड़े लेवल पे, और उसके बाद कहाँ पर लौट गए? ये लिस्बन में चले गए। तो 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था। कितने जहाज लेके आए थे? 13 जहाज और 1200 क्या थे इनके साथ? व्यापारी थे, मतलब लोगों का एक बेड़ा था बहुत बड़े लेवल का। और कहाँ पर आए थे? तो कलिकट नाम की एक जगह थी, वहां पर आए थे। आगे चलते हैं। पुर्तगाली व जमोरिन, ये क्या फंडा? जमोरिन कौन था? जमोरिन भी देखते हैं, अभी पढ़ेंगे इसको भी। आगे देखो कहता है, वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कलिकट आया, ठीक है। कब आया? 1502 में। कहाँ पर आ गया? कलिकट में आ गया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। अब भाई यहाँ पर जो है जमोरिन जो था ना, उस टाइम पे क्या था? कलिकट में क्या था? राजा था गोवा का, ठीक है भाई। उस जगह पे आए क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए आ गया। अब व्यापार करने के लिए आया तो भाई जो जमोरिन ने भेजा बहुत बड़ा बेड़ा कि भाई जाओ और ढोल बजाओ, और जो है इसको सुसज्जित करके माला वाला पहना करके और लेके आओ। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे, और पूर्व समुद्र से विशिष्ट वाणिज्य का पर बूटा हासिल करने के लिए अपना महत्वाकांक्षी के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देश विशेष के रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न भी किया। कलिकट का एक हिंदू शासक है जिसका नाम था जमोरिन। मैंने बताया ना, क्या नाम है? कलिकट का एक हिंदू शासक है जिसका नाम क्या? जमोरिन। हालांकि पुर्तगालियों के मंशा से चिंतित नहीं। अब इसको ये नहीं था कि पुर्तगाली आ गए तो आप चिंतित मनाएं, ज़्यादा टेंशन ले उस चीज़ के लिए। हालांकि पिछले वाले पेज में लिख रखा कि वो उससे ज़्यादा खुश नहीं था, मित्रतापूर्ण, लेकिन धीरे धीरे उनके जो है मन मुटाव खत्म हो गए और ज़्यादा टेंशन लेने उसने छोड़ दी। ठीक है भाई, जो हो रहा ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या? चिंतित नहीं था। जब जमोरिन अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलाबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचिन और कलिकट की स्थिरता पर लाभ उठाया। कोचिंग के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बना दिया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या? उस टाइम पे सबसे पहले, इससे पहले क्या था? अरबों का शासक था यहाँ पे, मुसलमानों का। अब जमोरिन ने क्या कहा
कि भाई आप यहाँ पर अपना भी वो करो, व्यापार करो, और ये मुसलमान भी करते रहेंगे। लेकिन भाई एक ही उस पे जगह पे दो जो है शासक नहीं चल सकते। ठीक है, तो व्यापारी में उनके मतभेद हुए और वहाँ पर गोलाबारी हुई। और गोलाबारी होने के बाद उन्होंने क्या किया, कोचिन नाम की एक जगह है, वहाँ पर क्या किया इन्होंने, मालवा क्षेत्र में क्या कर दिया, अपना पहला किला बना दिया। तो पेपर में अगर आ जाए कि पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ पर बनाया, तो आप बताएंगे कोचिंग नाम की एक जगह थी, वहाँ पर बनाया। कब बनाया, तो 1509 में बनाया। ठीक है भाई। पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा, अब मिस्र का एक शासक था जिसका नाम क्या था, ममलूक, द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर एक अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा की। पश्चात पुर्तगाली पूर्व समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिससे क्या कहा गया, उस्तादो द इंडिया के नाम से जाने लगा। उस्तादो द इंडिया के नाम से जाया लगा। अब देखो हुआ क्या भाई, यहाँ पर जो है ना 1509 में पुर्तगालियों ने अपना क्या बना दिया, किला बना दिया ये वाला यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, कोचिंग नाम की जगह पे। उसके बाद हुआ क्या, पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जो जहाजों का बेड़ा था उसको हरा दिया, उसको मारे गए बुंडे गिर कर। ठीक है भाई, कहाँ पर, दीव पर। और दीव के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना जो अधिकार है, अपना जो स्थापित है वहां पर क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। और उसके बाद 1510 में, उसके बाद कहाँ पर सर, 1510 में जो है उन्होंने क्या किया, गोवा पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया पूरा पूरा। तो पेपर में अगर आ जाए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कब किया, पूर्ण अधिकार, गोवा पर अपना पूर्ण अधिकार कब किया, तो आप कहेंगे सर गोवा पर अपना पूरा अधिकार उन्होंने 1510 में कर लिया था। भारत कब आए थे पुर्तगाली, तो सर 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था सर। ठीक है, 17 मई 1498 को। ठीक है, कहाँ पर आया था, केप ऑफ गुड हाउंड होकर के आया था वो, कलिकट नाम की जगह पे आया था। उस टाइम पे राजा कौन था, जमोरिन था। कौन था, जमोरिन था। ये सारे के सारे बातें ही देखो, आपको मैं एक टॉपिक वाइज भी और सारे के सारे जो है जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सारे सारे क्वेश्चन भी आपके सारे कंप्लीट हो रहे हैं अच्छे तरीके से। अब हुआ क्या, जब इन्होंने इनको भगा दिया और दीव पे क्या कर लिया, अपना शासन हासिल कर लिया, अधिकार कर लिया, तो उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बना दिया। अब गोवा का क्या बना दिया इन्होंने, अपना प्रशासनिक, दीव, गोवा को नहीं दीव को क्या बना दिया, अपना प्रशासनिक केंद्र। मतलब वहां पर आने के जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कुछ काम होगा वो कहाँ पर होगा, दीव के अंदर होगा। और सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्व समुद्र क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे अब पुर्तगाली की अपनी एक छत्र छाया हो गई दीव के अंदर, जिसको नाम दे दिया गया अस्तादो द इंडिया के नाम से जाया जाने लगा। अब अगर बोल दे अस्तादो द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर दीव को जाना जाता है। किसको, दीव नाम की एक जगह उसको जाना जाता है। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। और क्लास कैसी लगी आप ये मुझे बताएंगे किसके अंदर, आप सर हम आपको बताएंगे किसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। किसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। और वीडियो को भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। ये मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है बेटा। ठीक है, बहुत मेहनत कर रखी है मैंने आपके लिए, सारे के सारे नोट्स मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल का, जो हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है उस पर मैं आपको दे दूंगा ये सारे के सारे नोट्स। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, सब अपनी पढ़ाई की तरफ सारे के सारे बच्चे अग्रसर रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सब एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टाटा। और अगली क्लास में देखते क्या मिलेगा आपको।